भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की राज्य स्तरीय कार्यशाला में सोमवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2024 में महिलाओं बच्चों से रेप छेड़छाड़ के मामले घटे हैं। एमपी ही वो राज्य था जिसने महिलाओं खासकर बच्चों के प्रति इस प्रकार के अपराधों में मृत्यु दंड का प्रावधान किया है। 2018 से 2024 के बीच देखें तो सरकार की शक्ति दिखाई गई है। यही कारण है कि लगभग 48 मामलों में कोर्ट ने मृत्यु दंड का निर्णय दिया। सीएम ने कहा, जिस समाज में बच्चे, किशोर, बालिकाएं अगर सुरक्षित हैं तभी भारत का भविष्य है। सीएम की बात पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट कर महिलाओं को असली सुरक्षा देने की बात कही है। कार्यशाला में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोरे, शिक्षा विभाग के डीईओ, डीपीसी, महिला विभाग विकास विभाग के डीपीओ, ट्राइबल विभाग के एसी और बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष और सदस्य, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य मौजूद रहे। यद्यपि आपका आज का ये जो पूरा सत्र है, मैं विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं और जल्दी जाने की आपसे अनुमति चाहता हूं। इसलिए मौर्य जी से मैंने इशारा किया, माननीय मंत्री जी से कहा कि माननीय मंत्री जी मेरे बात आप रहिएगा और इस पूरे विषय को ध्यान से सुनिए। ये बहुत गंभीर और अच्छा एक विषय है जिस विषय पे हमारा पूरा ध्यान है। मैं आज के इस अवसर पर मौर्य जी बहुत सुयोग्य अध्यक्ष हैं और आपने कई सारे विषय को धीरे धीरे करके हमारे बीच में ला करके संकेत में क्यों न हो उस तरफ आपने इशारा किया जिसकी आवश्यकता है। ये बात सही है कि हमारी सरकार को बनने के बाद हमने तुलनात्मक रूप से 23 की तुलना में 2024 में महिलाओं, बालिकाओं में सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, अनैतिक व्यवहार या इस प्रकार के अपहरणों या बाकी व्यवहारों में कमी आई है। मुझे इस बात का संतोष है। पिछला 1 साल पुराने की तुलना में हमने इसको कंट्रोल किया है। ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर हम 2018 से 2024 के मध्य देखें तो सरकार की सख्ती भी हमारी तरफ से दिखाई देती है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसने महिलाओं का, खासकर बच्चों का, इस प्रकार के अपराधों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया है और यही कारण है कि लगभग 48 प्रकरणों में मृत्युदंड के एक तरह से दंड से दंडित करने के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए गए। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि ये बात सही है कि हमारे पास में इसका बहुत व्यापक दायरा है और बहुत सारे आयाम हैं और बच्चों की अगर बात कहें तो जिस समाज में बच्चे, किशोर, बालिकाएं अगर सुरक्षित है तभी तो भारत का भविष्य है। कभी कभी हम कल्पना करें उस दौर की, मैं उस दुविधा को आज तक नहीं समझ पाया। 50 बार मेरे मन में प्रश्न आता, हो सकता आपके बारे में भी मन में प्रश्न होगा। हम कभी कल्पना करें कि भगवान श्री राम का वो दृश्य याद करें जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे तो मुझे बताया गया कि उस समय की उनकी आयु शायद 11 से 13 वर्ष की थी। ऐसी कम आयु में भी भगवान दशरथ के समर्थशाली राज्य के अंदर भी राम और लक्ष्मण को मांग करके अत्याचारी असुरों का नाश करने के लिए विश्वामित्र जी ने सेना क्यों नहीं मांगी? विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को कोई साथ नहीं लिया, उनने बालकों को ही क्यों लिया? और हम सब देखते हैं कि वो जो उनका एक तरह से ये जो निर्णय है, ये निर्णय आज भी हम सबके लिए रहस्य भी है, लेकिन सच्चे अर्थों में रामायण बनने की शुरुआत भी वहीं से होती है जब वो राम लक्ष्मण को ले जाते हैं और जैसे बाल मन, जिज्ञासु मन रहता है, वो पूछता है महाराज ये क्या है? तो ये हड्डियों के ढेर है, ऋषि मुनियों को मार के और तमाम अत्याचार करके उनके हड्डियों के ढेर बना दिए गए। तो जैसे जैसे उनको ये मालूम पड़ जाता है वैसे में सच्चे अर्थों में यथार्थ की जिंदगी से उनका परिचय होता जाता है। हम सब जानते हैं कि बाद में उनने पराक्रम के आदम तो पुरुषार्थी थे सही और उनने उस संकट को खत्म कर दिया। जब एक बार ये खत्म हुआ तो दूसरा तुरंत विश्वामित्र जी ने एक और अपना तरीका बता के उनको और पुरुषार्थ जगाने का प्रयास किया। अश्वमेध यज्ञ हो रहा, सीता माता का स्वयंवर होने वाला है, चलो वहां चलते हैं। अब अपन केवल कल्पना करो कि वो गए कहाँ थे और पहुंच कहाँ गए, लेकिन ये दृष्टि समाज की, समाज के माध्यम से गुरु की। तो ये समाज की चेतना है कि समाज में उठने वाले प्रश्नों के समाधान के मार्ग खोजने का रास्ता कैसे मिलता है। ये रामायण हमको बताती है कि न केवल उस स्वयंवर में धनुष
का जो भी हुआ वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन सीता माता के वर्ण से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता एक दुनिया एक नई प्रारंभ हुई। और वो हमको इस तरह से एहसास कराती है कि सही दृष्टि सही व्यक्ति पे सही प्रकार से पड़ जाए तो कहां से कहां दुनिया पहुंच जाती है। और ऐसे में आज हमारे देश के अंदर भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब भारत के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के नए पैमाने बन रहे हैं और सच्चे अर्थों में तो ये हमारा स्वर्णिम समय भी है। और ये स्वर्णिम समय उस कारण से भी और महत्व का हो जाता है जब ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, जहां अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति सबसे बड़े पदों पे पहुंचता है। ये वर्तमान का भारत है, ये आनंद हमारे बीच में है। मैं मान के चलता हूं आज के समय में जब ये गणतांत्रिक देश में इस प्रकार की व्यवस्थाओं से जब अपने देश के बाहर के भी दुश्मनों से निपटने में समर्थन हमको न केवल समर्थ है बल्कि देश के अंदर की समस्याओं का भी समाधान हम करने के लिए तत्पर है। ऐसे में जब हम तुलनात्मक रूप से देखें तो समाज इन सारी व्यवस्थाओं के लिए बालिकाओं के साथ होने वाले अन्याय का, बच्चों के साथ अन्याय होने वाली व्यवस्थाओं का सरकार और समाज मिलकर के जागृति लाए। और मैं मान के चलता हूं कि इसकी पूरी जवाबदारी तो आप ही की दी मोरे जी। आप जो बताओगे हम सब करने को तैयार होंगे, हमको कोई परेशानी नहीं। राष्ट्रीय बाल आयोग का 5 मार्च 2007 में और राज्य बाल आयोग का 22 दिसंबर 2007 में गठन हुआ। तब से आयोग अपनी भूमिका में काम कर रहे हैं। 2007 से 2024 तक आयोगों को जो काम करने का मौका मिला, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा समय है। और हम सबको ये ध्यान में आ रहा है कि आयोगों की जो कार्यशैली है, जो परिणाम है, हम सबको ध्यान में आ रहे हैं कि इसका परिणाम भी पॉजिटिव है और बच्चों के हित में आयोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश बाल आयोग भी इस दिशा में अपने कार्य के प्रति अग्रसर है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इस विषय में एक बात जरूर कहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र ने ये 1989 में अपने बच्चों के प्रति ऐसा विषय होना चाहिए उसकी चिंता की। लेकिन हमारे भारत के जो संविधान निर्माता है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने संविधान जब निर्माण हो रहा था उसी समय बच्चों के और महिलाओं की चिंता के प्रावधान संविधान में संविधान का जो अनुच्छेद था 15(3) के अंतर्गत इसको शामिल किया था। और 15(3) के अंतर्गत उन्होंने इसको शामिल करते हुए राज्य सरकारों को ये अपने अधिकार दिए थे कि राज्य सरकार अपनी बच्चों के हित में नीतियां भी बना सकती है उनके कल्याण के लिए और उसके साथ साथ में उसके कानून भी बना सकती है। और इतने दूर दृष्टिकोण से उन्होंने ये सोच के रखा था कि आने वाला समय बच्चों की सर्वोत्तम हितों की रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी और राज्य सरकारों को ये विषय अपने स्वतंत्र रूप से देना चाहिए। और हम देखते हैं कि राज्य सरकारों ने ये काम बड़े बखूबी से निभाया। जब अधिनियम की विषय आया तो उस समय अधिनियम बने, परिष्कृत रूप से कौन कौन से कानून बच्चों के हित में हो सकते हैं उसकी व्याख्या की गई। और इस प्रकार से आगे आगे जैसा जैसा विधि के विशेषज्ञों द्वारा जो मार्गदर्शन मिलते गया उसके अनुसार आगे भी इसका पूरा परिणाम हमको सामने देखने को मिला। मैं आज की इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष करके अभी पिछले माह भी आग्रह किया था